ऑलराइट, सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हमने फ्रोबिनियस मेथड के जरिए एक इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके दोनों सॉल्यूशंस निकालने हैं। और वो दोनों सॉल्यूशंस जो हैं, जो सेकंड सॉल्यूशन है वो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है। तो वो हम देखते हैं कि किस तरह से सेकंड सॉल्यूशन निकाला जाता है, और उसका फिर जनरल फॉर्म जो है वो सीरीज फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन में हम लिखेंगे। लेकिन उसका प्रूफ जो है वो आज हम नहीं करेंगे, प्रूफ जो है उसका थोड़ा सा लेंथी है। लेकिन अगर आप मेथड सीख जाएं तो सेम मेथड लगा के आप किसी भी इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन जो है निकाल सकते हैं। तो जो इक्वेशन आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो ये वाली इक्वेशन है। सो लेट्स से मेरे पास एक इक्वेशन है। एक्स की बजाय मैं इसको जी में लिखता हूँ, क्योंकि हमारा जो हॉब्सन की बुक है वो वेरिएबल जी लेती है। सो जी स्क्वायर माइनस जी वाई डबल प्राइम माइनस जी वाई प्राइम प्लस वाई इक्वल्स जीरो। सो लेट से ये एक ओडीई है और हमने इसको सॉल्व करना है यूजिंग फ्रोबिनियस मेथड। ठीक है, तो फ्रोबिनियस मेथड में पहले आप क्या करते हो, आप y को लिखते हो, बल्कि मैं लिख लेता हूँ यूजिंग फ्रोबिनियस सीरीज। चलें पहले तो चेक कर लेते हैं कि ये इसके सिंगुलर पॉइंट्स कौन से हैं। सो ये इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस जी ओवर जी स्क्वायर माइनस जी वाई प्राइम प्लस वन ओवर जी स्क्वायर माइनस जी वाई इक्वल टू जीरो। तो इसमें फिर पी जी क्या बन गया आपका, माइनस जी ओवर जी स्क्वायर माइनस जी, और पी ऑफ सॉरी क्यू ऑफ जी जो है वो इसका क्या बन गया, वन ओवर जी स्क्वायर माइनस जी। ठीक है, तो अभी मैंने चेक करना है कि इसके जो इसका जो पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट वो कौन सा है। तो आप देखें, अगर मैं जी को जीरो पुट करूं तो पी जी जो है एंड क्यू जी ये दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज। लेकिन अगर मैं पी जी को मल्टीप्लाई कर दूं जी के साथ तो वो क्या बन जाएगा, दैट विल बी माइनस जी स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर माइनस जी। अब अगर आप इसको सॉल्व करें जी स्क्वायर कॉमन लेके तो ये आएगा वन ओवर वन माइनस वन ओवर जी, राइट। अब अगर आप जीरो को पुट करें जी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब होगा कि जो आपका जी पी जी है वो फाइनाइट है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि वन ओवर जीरो इन्फिनिट देगा, एंड वन ओवर इन्फिनिटी ओवरऑल इस इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा। इसी तरह से अगर आप जी स्क्वायर क्यू जी को देखें तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो जी स्क्वायर जब मैं लिखूंगा तो वो आएगा जी स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर माइनस जी, और अगेन इसको अब आप लिखें तो ये बन जाएगा वन माइनस वन ओवर जी। मैंने जी स्क्वायर कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से। अगेन आप जी इज इक्वल टू जीरो पुट करें तो आपका जो जी स्क्वायर क्यू जी है वो भी जीरो हो रहा है, और इसका मतलब है कि वो फाइनाइट है। तो इससे मैंने ये प्रूव किया है कि जो मेरा जी इज इक्वल टू जीरो है इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो अगर ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो उस पर मैं फ्रोबिनियस सीरीज लगा सकता हूँ। सो वी कैन यूज फ्रोबिनियस सीरीज। फ्रोबिनियस सीरीज का मतलब है कि y इज इक्वल टू क्या होगा, z टू द पावर r n इक्वल टू जीरो टू द इंफिनिटी a n z टू द पावर n। इसको मैं कंबाइन करके यूं लिख सकता हूं, a n z टू द पावर n प्लस r। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो कैसे आता है, n इक्वल जीरो टू इंफिनिटी a n n प्लस r z n प्लस r माइनस वन। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, n इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी a n n प्लस r n प्लस r माइनस वन z टू द पावर n प्लस r माइनस टू, राइट।
इन दोनों को अब मैंने अपनी इक्वेशन में पुट करना है। तो मेरी इक्वेशन है, हमारी जो ओडीई है वो क्या है, जी स्क्वायर माइनस जी वाई डबल प्राइम माइनस जी, और काइंडली अपने आप को म्यूट रखें, माइनस जी वाई प्राइम प्लस वाई इक्वल जीरो। तो इसमें पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस जी समेशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी, वाई डबल प्राइम क्या है, एन प्लस आर माइनस वन ए एन, और जी टू द पावर एन प्लस आर माइनस टू, फिर माइनस जी समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, एंड देन एन प्लस आर, जी टू द पावर एन प्लस आर माइनस वन, और फिर प्लस क्या है, समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जी टू द पावर एन प्लस आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, नजर आ रही है ना ये इक्वेशन पूरी। तो ये मैंने फ्रोबेनियस सीरीज को पुट कर दिया अपनी ओडीई के अंदर। अब मुझे इतना पता है कि मैंने इससे एक सोल्यूशन निकालना है। कैसे निकालना होता है, आपने एक इंडिशियल इक्वेशन बनानी है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो जी स्क्वायर जी वाली जो टर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो पहली टर्म क्या आएगी, जब मैं ये वाली जी स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, तो एन प्लस आर माइनस टू प्लस टू जो है वो मुझे एन प्लस आर दे देगा। सो फर्स्ट टर्म आएगी एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एन प्लस आर माइनस वन ए एन जी टू द पावर एन प्लस आर, राइट। सो दिस इज माय फर्स्ट टर्म। उसके बाद सेकंड टर्म लिखते हैं। तो सेकंड टर्म में क्या आएगा, जब मैं जी मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एन प्लस आर माइनस वन वाली टर्म देगी। सो ये बन जाएगा एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एन प्लस आर माइनस वन जी टू द पावर एन प्लस आर माइनस वन। ठीक है, तो ये पहले मैंने दो टर्म्स लिखी हैं इसमें से निकाल के, राइट। अब इसके बाद मैं अगली टर्म लिखूंगा, उसमें एक जी आ रहा है, तो एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एन प्लस आर, और जी पावर क्या हो जाएगी, एन प्लस आर। फिर आखिरी टर्म आ जाएगी प्लस एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी और ए एन जी टू द पावर एन प्लस आर। तो पहला काम मैं ये करता हूँ, ए एन मैंने कहीं मिस कर दिया है, ठीक है, थैंक यू सो मच। ए एन भी आना है जाहिर है, और यहाँ भी ए एन आना है, इज इक्वल टू जीरो। तो ये मैंने सारी टर्म्स को एक्सपेंड करके लिख दिया है। तो इसमें बहुत सी टर्म्स जो हैं आप देखें कि ये जी टू द पावर एन प्लस आर है, जी टू द पावर एन प्लस आर है, जी टू द पावर एन प्लस आर है। तो पहले मैं इनको कंबाइन कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन, इसको मैं एक दफा लिखता हूँ, अंदर आएगा एन प्लस आर माइनस वन, पहली टर्म आ गई। फिर दूसरी टर्म लिखते हैं माइनस एन प्लस आर, फिर तीसरी टर्म लिखते हैं प्लस वन, और इन सारों के साथ क्या आ जाएगा, जी एन प्लस आर। ठीक है, तो ये मैंने पहली, तीसरी और चौथी टर्म कंबाइन की है। फिर आएगा माइनस एन इक्वल्स, ये दूसरी टर्म अब मैं लिख रहा हूँ, ए एन एन प्लस आर माइनस वन, और जी एन प्लस आर माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। तो ये मैंने कुछ टर्म्स जो हैं वो कंबाइन कर लिए हैं। यहां तक क्लियर है हर बात। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या करना होता है, मैंने कोफिशिएंट सेम करने होते हैं। यानी ये देखें, यहाँ पे एन प्लस आर आ रहा है, तो यहाँ एन प्लस आर माइनस वन आ रहा है। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए चेंज ऑफ वेरिएबल करना है। तो मैं क्या करूंगा, अभी पहली टर्म में तो खैर एन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो नया नया उसको इंटीजर कह सकते हैं। सो लेट एन इज इक्वल टू एम इन फर्स्ट टर्म, मतलब उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ नाम चेंज किया है। लेकिन दूसरी टर्म के अंदर मैं क्या करूंगा, प्लग कर दूंगा एम प्लस वन, यानी एन इज इक्वल टू एम प्लस वन कर देते हैं, ताकि वहां पे भी एम प्लस आर आ जाए। सो इन सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म में मैं
ये वाली चीज पुट करूंगा। सो दिस इज जस्ट चेंज ऑफ वेरिएबल, ताकि कोफिशिएंट्स जो है वो सेम हो जाएं। दूसरी बात, आप चाहे तो ये वाली ब्रैकेट को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व तो किया था, लेकिन चलें अभी ऐसे रहने देते हैं। सो ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 0 to ∞ a n, n+r कॉमन आ जाता है तो अंदर आ जाएगा n+r -1 +1 ठीक है, तो वो मैंने ऊपर वाली दोनों टर्म्स कंबाइन कर ली हैं। और अगर आप इन दोनों को देखें तो ये 2 बन रहा है, तो मैं इसको 2 ही लिख लेता हूँ, राइट। तो चूंकि मैंने अब इसको नाम चेंज कर दिया है, तो मैं n की जगह पे भी m लिख दूंगा, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, तो n की जगह पे m आ जाएगा और कोई इसमें फर्क नहीं आएगा। और z टू दी पावर क्या आ जाएगी, m+r माइनस, अब यहाँ पे देखें मैंने n को m+1 पुट किया है, तो इसका मतलब जब n 0 है तो m क्या होगा, -1 आएगा। सो m इज इक्वल टू -1 to ∞। ये पॉइंट समझ में आ गया ना। सेकंड समेशन जो है उसमें जब n 0 से शुरू हो रहा है तो m जो है वो -1 से स्टार्ट होगा, और a n जो है वो क्या बन जाएगा, m+1, n बन जाएगा m+1, सो m+r+1, फिर ये क्या बन जाएगा, m+r। ठीक है, क्योंकि n को मैंने m+1 पुट किया है। और z की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, m+1 -1 कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा m+r इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अब मेरी इक्वेशन है जिसके कोएफिशिएंट मैंने क्या कर लिए हैं, सेम कर लिए हैं दोनों में। तो यहाँ से अब मैंने एक तो इंडिशियल इक्वेशन बनानी है, और उसके अलावा मैंने क्या करना है, वो बनानी है आपके पास रेफरेंस रिलेशन जो है वो कायम करना है। ठीक है, तो पहले ऐसा करते हैं कि m इज इक्वल टू 0 वाली टर्म्स को लेंगे। अब इसमें देखें कि ये जो है ना, ये m-1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप यानी जब इसकी पहली टर्म पुट करेंगे तो m-1 आएगी, लेकिन जो पहले वाला है इसकी जब पहली टर्म पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू 0 आएगी। तो यहाँ से जो इंडिशियल इक्वेशन बनेगी, अम, वो क्या आएगी, दैट विल बी, आई थिंक m इज इक्वल टू 0 पुट करने से a0 और साथ r आ जाएगा, और r-1 बन जाएगा, क्योंकि m 0 है ना, तो r-2 + 1 जो है वो r-1 देगा। और ये कोएफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि ये हमें पता है कि हर कोएफिशिएंट इस इक्वेशन का 0 होना चाहिए। ठीक है, साथ z टू दी पावर m भी आ रहा है, तो वो मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस थिंग, राइट। सो सेकंड टर्म में भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें पहली टर्म m इज इक्वल टू -1 है, तो मैं उसको भी कंपेयर नहीं कर रहा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो मेरा r है वो या 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो इसका मतलब है कि मैंने 2 रूट्स निकाले हैं इंडिशियल इक्वेशन के, और वो दोनों डिफर करते हैं, उनमें जो फर्क है बाय 1। तो इसका मतलब है कि वो 1 जो है वो नॉन जीरो इंटीजर है ना, 1 को हम नॉन जीरो इंटीजर बोलते हैं। तो ये वही वाला केस है जो हॉब्सन की एग्जांपल में हम कर रहे थे, 2 रूट्स डिफरिंग बाय इंटीजर। ठीक है, तो रिपीटेड रूट वाली हमने कर ली थी रॉन्स्कियन मेथड से। तो ये अगली एग्जांपल जो है वो हम कर रहे हैं, जिसमें दोनों इक्वेशन, एक इंडिशियल इक्वेशन के दोनों रूट्स जो है वो एक इंटीजर से उनका डिफरेंस आता है। तो ये वही केस बन रहा है, लेकिन एक डिफरेंट इक्वेशन के लिए ये बन रहा है। तो अब हमें पता है कि जो फर्स्ट सॉल्यूशन होता है, सो लेट मी राइट हियर फर्स्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप लार्जर रूट से फर्स्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो यूजिंग लार्जर रूट, लार्जर रूट हमारे पास लेट से r1 जो है वो 1 है। ठीक है, आप चाहें तो इनका नाम रख लें, r1 को 1 कह लें, r2 को 0 कह लें। r1 इज 1, तो इससे हमें हमारी जो इक्वेशन ऊपर बनेगी, वो जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो
इस इक्वेशन को मैं जरा दोबारा जो है वो कॉपी करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, इसको मुझे यहाँ से कॉपी करना है ताकि मुझे वो दोबारा सारी लिखनी ना पड़े। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पुट करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसको मैं डील कर रहा हूँ। इसमें ऐसा करते हैं कि ये जो सेकंड टर्म है ना, इसमें -1 पुट करके तो जीरो वाली टर्म सिर्फ ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगी वो, चले एक दफा इसको लिख ही लेते हैं दोबारा। सो m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी am m+r -2 +1। ये पहली टर्म आ गई। दूसरी टर्म में मैं -1 पुट कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा a0। ठीक है, और r, और -1 पुट करें तो r-1, और z⁻ क्या बनेगी, r-1। तो ये आपको, ये वाली जो टर्म अभी मैंने निकाली है, ये m इज इक्वल टू -1 के ऊपर निकाली है। समेशन की पहली टर्म लिखी है m इज इक्वल टू -1 वाली टर्म। फिर आएगा माइनस। अब जो बाकी टर्म्स है ना, उनको मैंने एक्सपेंड नहीं करना, मैंने उनको वैसे ही लिख लेना है, m+1 m+r प्लस, और साथ मल्टीप्लाई कर देना है m+r, और साथ क्या आ जाना है z⁻ m+r इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि पूरी इक्वेशन नजर आए। तो ये जो m-1 वाली है, ये तो फिर मुझे इंडिशियल इक्वेशन ही दे रही है ना, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया भी था कि ये आपको इंडिशियल इक्वेशन ही देगी। तो इसको, तो इसमें अब हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इंडिशियल रूट्स निकाल लिए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ से भी रूट्स वही निकल रहे हैं, r=0 और r=1। तो इसको अब हम इग्नोर कर देंगे। तो अभी मेरा जो कंसर्न है वो इसके साथ है, m=0 टू इन्फिनिटी वाली समेशन के साथ है। तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ am, और साथ आ जाएगा m+1 m+r-2 +1। ये मैंने पहली टर्म के कोएफिशिएंट लिख लिए। दूसरी टर्म के जो कोएफिशिएंट हैं वो ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा am+1, और साथ आ जाएगा m+r+1 m+r, और इस सारी चीज के बाहर जो है ना वो आपका समेशन एक ही है, इज इक्वल टू 0। तो मैंने दोनों टर्म्स को जो है वो कंबाइन कर लिया। ठीक है, अम, इसमें मैं जो है वो अपना लार्जर रूट पुट करता हूँ, r=1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, m=0 टू इन्फिनिटी am m+1, और m, r जो है वो 1 हो गया तो m-1 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर आ जाएगा +1, फिर am+1, साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, m+2 और m+1, राइट। तो ये सारी चीज आ गई, इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने बेसिकली निकालना क्या है, यहां से मैंने रेकरेंस रिलेशन निकालना है। ठीक है, सो रेकरेंस रिलेशन के लिए मुझे पता है कि समेशन में हर कोएफिशिएंट जो है वो, सॉरी यहाँ पे मैं वो भूल गया था g m+r लिखना, क्योंकि यहाँ पे वो g m+r भी आ। तो रेकरेंस रिलेशन के लिए हम क्या कहते हैं कि जो z के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो सारे जीरो होने चाहिए। तो मैं ये समेशन यहाँ से हटा के, क्योंकि हर चीज जीरो है ना, तो समेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको इज इक्वल टू 0 कह दूंगा। तो इसमें बेसिकली मैंने वही किया है कि जो z के कोएफिशिएंट्स हैं सेपरेटली, हर कोएफिशिएंट जीरो होगा तो राइट हैंड साइड पे जीरो बनेगा। तो इस वजह से ये मेरे पास एक फॉर्म आ गई है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये am+1, बल्कि ये m² - 1 की फॉर्म बन रही है। सो m² - 1 + 1। ठीक है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया m+1 और m-1 को, फिर -am+1 m+1 m+2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें -1 से कैंसिल हो गया, सो मेरे पास am+1 जो है दैट इज इक्वल टू, रेकरेंस रिलेशन आ गया m² ओवर m+1
1 m प्लस 2 और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा am। सो दिस इज माई रेकरेंस रिलेशन। और इसमें मुझे पता है कि जो मेरा m है वो होगा 0 1 2 एंड सो ऑन, क्योंकि जो मैंने समेशन लिया था वो जीरो से, सॉरी, समेशन जो था वो जीरो से शुरू हो रहा था, तो इसका मतलब m जो है वो जीरो से स्टार्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? तो हमने इनिशियल इक्वेशन सॉल्व करके दो रूट्स निकाल लिए, और लार्जर रूट जो था उससे हमने रेकरेंस रिलेशन निकाल लिया। रेकरेंस रिलेशन आ जाए तो फिर आप अपना जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसको लिख सकते हो। तो चलो लिखते हैं इसको। पहले मैं m को जीरो पुट करता हूँ, यानी अब मैं कुछ टर्म्स जो है रेकरेंस रिलेशन की निकाल रहा हूँ। सो a1 किसके इक्वल आएगा? m को जीरो कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा। m इज इक्वल टू 1 करें तो a2 निकलेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? वो भी जीरो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि अगर a1 जीरो है तो इसका मतलब ऑल अदर टर्म्स आर जीरो। ठीक है, ऑल अदर एम्स और जीरो। तो इसका मतलब मेरे पास जो सीरीज बनेगी उसमें सिर्फ ए नॉट आएगा। सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज y1 इज इक्वल टू फ्रोबिनियस मेथड्स की जो सीरीज होती है वो लिख रहा हूं मैं, ए एन जी टू द पावर m प्लस आर होता है ना। अभी r हमारा 1 है तो ये बन गया, बल्कि इसको n लिख ले m लिख ले एक ही बात होती है। तो n इज इक्वल टू जीरो, सॉरी, टू इन्फिनिटी ए एन जी टू पावर आर हमारा 1 है तो ये बन गया n+1, बिकॉज r इज 1। ठीक है, एक सोल्यूशन जो है हमारा वो ये है। अब आप इस सीरीज को एक्सपेंड करें तो y1 किसके इक्वल आएगा जी? ए नॉट। ठीक है, और z प्लस a1 जी स्क्वायर प्लस a2 जी क्यूब प्लस सो ऑन। अभी आपने देखा कि a1 से लेके अगले सारे जीरो हैं, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ रह गया ए नॉट जी। तो अब मैंने अपनी मर्जी से ए नॉट पिक करना होता है, तो मैं अगर ए नॉट को 1 पिक कर लूं तो फिर मेरा y1 जो है वो किसके इक्वल आ गया? जी के इक्वल आ गया। सो आपने देखा कितना सादा सा सॉल्यूशन है। इसी वजह से मैंने हॉब्सन की एग्जांपल नहीं ली, क्योंकि उसके अंदर जो y1 आता था वो z/1 माइनस जी स्क्वायर आता था, जो कि थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। तो उसके ऊपर जब आप सेकंड सॉल्यूशन का मेथड अप्लाई करते हो तो वो कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाती है, लेकिन मेथड सेम रहता है। तो मेरा मकसद चूंकि आपको मेथड समझाना है, तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल ली जिसके अंदर आपका y1 जो है ना वो बहुत सिंपल सा हो, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस सेकंड सॉल्यूशन को समझ सकें और सॉल्व कर सकें क्वेश्चन एक लेक्चर के अंदर। आप लोगों को फिर मैं होमवर्क में दूंगा वो लंबी वाली एग्जांपल जो है ना, क्योंकि आप लोगों के पास 7 दिन होते हैं, तो आप लोग आराम से वो उस पर दिमाग खपा सकते हो। तो इसलिए मैंने अपने लिए जो है वो सिंपल एग्जांपल चूज की है। अभी तक यहाँ कोई क्वेश्चन? ये सारा वही था जो हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा हुआ है। फर्स्ट सॉल्यूशन, यानी मेरा ख्याल है ये हमारा जो 17 सेशन था उसमें हमने ये किया था। तो अब आगे चलते हैं, आगे हमने सेकंड सॉल्यूशन निकालना है। तो सेकंड सॉल्यूशन के लिए जो मेथड है वो वही होगा जो डेरिवेटिव मेथड जिसको कहते हैं, लेकिन अब ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म के अंदर होगा। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम डेरिवेटिव मेथड की एग्जांपल या रॉन्स्किन की एग्जांपल करवाते हुए आपको कहा था कि अगर आप सेकंड सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखना चाहें तो वो बेसिकली फर्स्ट सॉल्यूशन के साथ एक अननोन फंक्शन मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है। तो यहाँ जो यूज ई है वो एक अननोन फंक्शन है जिसको हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी जो मैंने y2 निकाला है वो मेरा z है, तो ये बन गया z इंटू यू, वेयर u इज ऑल्सो अ फंक्शन। अब करना आपने ये है कि अपनी ओडीई में दोबारा आपने y2 पुट करना है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि y2 इज अ सॉल्यूशन। सो सिंस y2 is a solution of our ODE,
हमारी ओडी क्या थी, जी स्क्वायर माइनस जी वाई डबल प्राइम माइनस जी वाई प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था ना। तो इसमें अब हमने वाई वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम पुट करना है। तो वाई को मैं कह रहा हूँ, यानी अब मैं वाई को वाई टू कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सोल्यूशन है, सो इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो वाई टू मेरे पास है, वाई टू प्राइम मैं बना लेता हूँ। सो वाई टू प्राइम क्या आएगा, वाई टू प्राइम दैट विल बी इक्वल टू जी यू प्राइम प्लस यू। ठीक है, इसी तरह वाई टू डबल प्राइम जब मैं बनाऊंगा तो वो क्या आएगा, तो अब इन टर्म्स का डेरिवेटिव दोबारा ले लें आप, तो ये बन जाएगा जी यू डबल प्राइम प्लस यू प्राइम प्लस यू प्राइम, तो ये प्लस टू यू प्राइम बनेगा, टू यू प्राइम। ठीक है, जी डबल प्राइम प्लस टू यू प्राइम, राइट। तो ये मेरे पास जो आए हैं इनको मैं आप अपनी इक्वेशन में पुट करता हूँ। सो जी स्क्वायर माइनस जी टाइम्स जी यू डबल प्राइम प्लस टू यू प्राइम, पहली टर्म आ गई। फिर माइनस जी वाई टू प्राइम की वैल्यू पुट करनी है, तो जी यू प्राइम प्लस यू और प्लस जी टाइम्स वाई, नहीं सॉरी, वाई टू को तो मैंने जी यू कहा था, तो ये आ गई। अब आप देख रहे हैं कि मैंने y को एलिमिनेट करके इस इक्वेशन को u में लिख लिया है, नए वेरिएबल में लिख लिया है। ओके, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। सो पहली टर्म आएगी जी स्क्वायर माइनस जी जी यू डबल प्राइम, फिर दूसरी टर्म आएगी जी स्क्वायर माइनस जी टाइम्स टू यू प्राइम। ठीक है, फिर माइनस जी स्क्वायर यू प्राइम माइनस जी यू प्लस जी यू इज इक्वल टू जीरो। तो जी यू से कैंसिल हो गया और यू प्राइम वाले टर्म्स को मैं इकट्ठी कर लूंगा। सो ये बन गया जी स्क्वायर माइनस जी, यहाँ देखते जाइएगा, अगर किसी स्टेप में कोई मिस्टेक हो तो मुझे लाजमी बताइएगा उसका। ठीक है, और साथ क्या आ गया, जी यू डबल प्राइम, और इनको इकट्ठा करें तो ये बनेगा टू जी स्क्वायर यू प्राइम माइनस टू जी यू प्राइम माइनस जी स्क्वायर यू प्राइम इज इक्वल टू जीरो। जी स्क्वायर माइनस जी जी यू डबल प्राइम प्लस जी स्क्वायर यू प्राइम, क्योंकि जी स्क्वायर यू प्राइम जी स्क्वायर यू प्राइम सेम है, माइनस टू जी यू प्राइम इज इक्वल टू जीरो। और क्या कर सकते हैं, अब आप देखें इन सब में z कॉमन है, तो z कॉमन निकाल लें। सो जी स्क्वायर माइनस जी यू प्राइम प्लस जी यू प्राइम माइनस टू यू प्राइम इज इक्वल टू जीरो। तो z इज इक्वल टू जीरो है या ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब है कि जी स्क्वायर माइनस जी यू डबल प्राइम और प्लस क्या आएगा, यू प्राइम कॉमन ले लो, तो z माइनस टू यू प्राइम इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन बन गई। अच्छा, यहां से फिर आगे जो है ना वो काम है जिस पे जाके हम लास्ट टाइम जो है वो रुक गए थे, कि वो कैसे जो है वो आप एक्सपोनेंशियल में जाते हैं। ठीक है, तो वो एक्सपोनेंशियल में इस तरह से जाते हैं कि जब आप यू डबल प्राइम वाली इक्वेशन पे पहुंच जाया करेंगे ना, तो फिर आपने ये करना है कि आपने यू डबल प्राइम को सेपरेट कर लेना है यू प्राइम से। तो ये टर्म यू डबल प्राइम ओवर यू प्राइम की क्या बन जाएगी, माइनस जी माइनस टू ओवर जी स्क्वायर माइनस जी, इस तरह से इसको लिख लेना। राइट, और इसको अब हमने सॉल्व सॉल्व यूं करना है कि ये हमारे पास एक एक पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म बनेगी, यानी इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं ना। आप लिखेंगे जी माइनस टू ओवर जी इंटू जी माइनस
1, सॉरी 1। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन लगा के आप इसको सॉल्व करें तो वो मेथड मैं करूंगा नहीं, लेकिन डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो ये नीचे आ जाएगा 2/z और प्लस 1/z-1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शन ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, क्योंकि मैंने आगे इंटीग्रेट करना है इनको, इस वजह से मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में करके आ, इनको जरा सिंपल फॉर्म के अंदर लिख लिया है, ताकि आपको वो लॉग नजर आए। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1/z आपको लॉग दे देगा। तो ठीक है, अब आप इसको लिख लें जी, u डबल प्राइम इज इक्वल टू -2/z u प्राइम प्लस 1/z-1 u प्राइम। अब मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ इसको, और मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो इग्नोर करूंगा। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करें तो u प्राइम राइट लेफ्ट हैंड साइड पे डबल डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन के बाद सिंगल डेरिवेटिव रह जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, राइट हैंड साइड पे आपके पास अम, कौन सी चीज बनेगी, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं z के लिहाज से ना। तो ये बन जाएगा -2 u प्राइम log z। ये बात ठीक है, और प्लस u प्राइम log z-1। ठीक है, तो इसमें से पहले ये करते हैं कि u प्राइम वाली सारी टर्म्स है ना यहाँ पे, तो एक काम यूं किया जा सकता है कि मैं लॉग्स जो है ना वो इकट्ठे कर लेता हूँ। तो आएगा u प्राइम और log ऑफ z-1 -2 log z, और इसको अगर लिखा जाए तो ये बन जाएगा u प्राइम log ऑफ z-1/z²। ठीक है, और ये मॉड वैल्यू आएगी, ये दोनों तरफ u प्राइम आ रहा है। क्या किया मैंने यहाँ पे, यहाँ तक स्टेप समझ आ रहे हैं आपको? मुझे पॉइंट आउट कीजिएगा जहां से समझ ना आए। सो यू डबल प्राइम को हमने, हाँ यू डबल प्राइम और यू प्राइम की रेशियो जो है वो हमने इस तरह से लिखी, और फिर उसके पार्शल पार्शल फ्रैक्शन यूज करके उसको सेपरेट किया। एंड बल्कि अगर यू प्राइम को भी उधर ही रहने दिया जाए तो मेरा ख्याल है ज्यादा आसान हो जाता है समझाना। अगर मैं इस तरह लिख लूं और फिर इंटीग्रेट करूं तो उससे क्या होगा, यू प्राइम चला जाएगा, यहाँ से यू प्राइम चला जाएगा, क्योंकि यू प्राइम दोनों तरफ आके ना वो एक अजीब सी शक्ल पैदा कर रहा है। अभी मैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहा हूँ ना, चलो एक दफा लिख देता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि यू प्राइम और यू डबल प्राइम को इंटीग्रेट कर रहा हूँ जी पे। राइट हैंड साइड पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैंने जी पे इंटीग्रेशन किया है। अब आप अगर अगर गौर करें तो नीचे जो फंक्शन दिया हुआ है यू प्राइम, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है यू डबल प्राइम, क्योंकि यू डबल प्राइम कैसे बनता है, वो यू प्राइम का डेरिवेटिव लेके बनता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ यू प्राइम, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इग्नोर करके। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे यू प्राइम की जगह पे फंक्शन एफ पुट करें, तो आप देखेंगे कि ये इंटीग्रेशन किस चीज की है, एफ प्राइम ओवर एफ डी जी। तो इसका मतलब ये लॉग ऑफ एफ बनेगा। अब एफ चूंकि मेरा यू प्राइम है, तो ये लिहाजा ये बन जाएगा लॉग ऑफ यू प्राइम। ये स्टेप क्लियर है ना सबको? अगर ये स्टेप क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूँ, तो मुझे बता दें कि यहाँ तक ये बात ठीक है। बेसिकली मैंने लॉग को कैंसिल करवाना था, इसलिए मैंने यू प्राइम को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है। ऑलराइट, अगर क्लियर है तो फिर आप देखते हैं कि दोनों तरफ अगर लॉग है तो दोनों का एक्सपोनेंशियल लेंगे तो वो लॉग खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड पे
टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स। कुछ लोग डायरेक्टली इस तरह कर देते हैं, लेकिन वो गलत है। इसकी जो असल लॉजिक है वो ये होती है कि आप दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का आप एक्सपोनेंशियल लेते हैं, जिसकी वजह से आप, चूंकि एक्सपोनेंशियल लॉग के साथ कैंसिल हो जाता है, तो फिर आपके पास क्या रह जाता है, यू प्राइम इक्वल्स z-1/z²। तो ये आ जाएगा। सो दिस इज माई यू प्राइम। तो आपने देखा यू डबल प्राइम से हम किधर आ गए, इंटीग्रेट करके यू प्राइम पे। अगर आप लोगों को याद हो तो इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। ये मेथड हमने किया था मेरे ख्याल जिस वक्त हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे थे, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो उसमें एक मेथड हमने पढ़ा था रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का, कि जिसमें आप इक्वेशन को एक ऑर्डर नीचे ले जाते हैं, सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर बना लेते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर को फिर आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो मैं मेथड कर रहा हूँ, इसको कुछ किताबें रिडक्शन ऑफ ऑर्डर भी कहती हैं, क्योंकि आप डबल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन को सिंगल डेरिवेटिव में ले आए हो। कंस्ट्रेंट्स की बात नहीं मैं यहाँ पे कह रहा, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, कि हमने एक टेक्निक ये ली है कि हम सेकंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर में आ जाए। और ये टेक्निक मैं सिर्फ मेंशन इसलिए कर रहा हूँ, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा डिटेल में कि रिडक्शन ऑफ ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि हमने चंद सेशंस पहले इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने वो किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा उसको जाके देखें, तो वहां पे इसकी पूरी डिटेल मौजूद है कि किस तरह से किया जाता है। लेकिन अभी सिर्फ मिसाल इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आपने सेकंड ऑर्डर ओडीई को फर्स्ट ऑर्डर ओडीई में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसलिए हम ये सारी जितनी पिछले मेहनत की है वो सारी इसलिए की थी हमने। ठीक है। बहरहाल इस यू प्राइम को अब मैं लिख सकता हूँ 1/z-1/z²। ठीक है, सेपरेट कर लिए टर्म्स, एंड देन इंटीग्रेटिंग अगेन ऑन बोथ साइड्स। तो अब आपके पास जो u आएगा, और अगेन आप कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशंस को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो u जो है वो क्या आ जाएगा, पहली टर्म आपको देगी log ऑफ z, और दूसरी टर्म आपको क्या देगी, -1/z²। इसकी अगर आप इंटीग्रेशन करें तो 1/z बनता है, +1/z आ जाएगा। सो ये देखें, ये मेरा u आ गया। सो द सेकंड सॉल्यूशन जो हमने शुरू में लिखा था अननोन फंक्शन में, वो अननोन फंक्शन अब हमें पता चल गया है। तो सेकंड सॉल्यूशन इज y2 इज इक्वल टू क्या था, y1z uz। और y2 जो है दैट इज y1 क्या था z, और uz अभी मैंने निकाला तो ये आ गया log z +1/z। ठीक है। तो इसको अब आप कर लें तो ये बन जाएगा z log z +1, यानी मेरा y2 जो आ गया है दैट इज z log z +1। दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन टू माय ओडी। तो अब आप देखेंगे इसके अंदर log z आपको नजर आ रहा है ना, तो ये वो log z था जो पिछले सेशन में जो है वो हमें तंग कर रहा था बार बार। तो ये एक सादा सी एग्जांपल से इसको सॉल्व किया है, और रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का मेथड लगा के आपने इसकी ये सेकंड सॉल्यूशन जो है वो निकाल लिया। तो ये एक टेक्निक आपके पास हर वक्त पॉकेट में होगी, कि अगर आपको भूल जाए कि किस तरह से लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर सेकंड सॉल्यूशन आता है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप y2 को y1 u की फॉर्म में लिख लेंगे, एंड देन y1 आपने चूंकि पहले निकाला होगा लार्जर रूट से, तो आप उसको इस्तेमाल करें, अपनी ओडी को u में ले जाएं, इंटीग्रेट करें 2 दफा, और आपके पास u आ जाएगा। वो u फिर आप दोबारा मल्टीप्लाई करें बाय 1 से, तो आपका y2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों सॉल्यूशन जो है फ्रोबिनियस मेथड के साथ निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से ये एग्जांपल समझ आ गई है। यही एग्जांपल मैं कर रहा हूँ हॉब्सन के साथ भी, जो हॉब्सन ने सॉल्व की है, और अगर आप इसी मेथड को अप्लाई करें तो जो हॉब्सन ने सोल्यूशन निकाला है सेकंड एग्जांपल का, आप देखेंगे वो सोल्यूशन निकल आएगा। जाहिर बात है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म के अंदर है, और उसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए उसको करने के लिए। तो वो आप होमवर्क में कर सकते हैं।
जी, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई है? एनी क्वेश्चन सो फार? अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर आगे जो है, मैं ऑप्शन ने जो अगला मेथड लिखा हुआ है उसको मैं लिखूंगा। वो बेसिकली यही मेथड है जो अभी हमने किया है, सीरीज फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। सो ऑप्शन के अंदर उसने इसको नाम दिया है सीरीज फॉर्म ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक और मेथड है। कल हमने 3 मेथड किए थे, बल्कि 2 किए थे, रॉन्स्कियन और डेरिवेटिव मेथड। तो मैं आप रिकॉल करें फ्रॉम लास्ट सेशन, फ्रॉम डेरिवेटिव मेथड, तो उस पे मैंने आपको सॉल्यूशन डिराइव करके दिया था जनरल फॉर्म के अंदर। तो डेरिवेटिव मेथड में अगर आपके पास रिपीटेड रूट्स हो तो आप सोल्यूशन, सेकंड सोल्यूशन किस तरह लिखते थे? y2 इक्वल्स, इसकी डेरिवेशन हमने की थी ना ऑपरेटर मेथड लगा के, y ऑफ जी आर, और r को आप r इज इक्वल टू 1 लेते थे, राइट? तो इसी को अब इस फॉर्म के अंदर भी लिखा जा सकता है, इन लोगरिथमिक फॉर्म और इन लोगरिथमिक मेथड। या बल्कि ऐसा ऐसा करते हैं, ये अब हॉब्सन ने नहीं ये बात की तो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने भी आपको एग्जांपल्स में समझा दिया है कि लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे आती है। तो अब आप ये जनरल मेथड जो है वो एक जनरल ओडी के ऊपर लगाकर उसको डिराइव कर सकते हैं, उसका प्रूफ कर सकते हैं, जो कि मैं फिर आपको बाद में सेंड कर दूंगा। तो यूजिंग रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, इसी सॉल्यूशन को लिखने का एक नया अंदाज, हम y2 को लिख सकते हैं y1 log of z प्लस z टू द पावर r1, जो हमारा फर्स्ट रूट होता है, एंड n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन जी एन। तो ये ए कहलाती है सीरीज फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन, जब आपके पास रिपीटेड सॉल्यूशन होते हैं, देन यू हैव रिपीटेड सॉल्यूशंस, राइट? बी एन जो है ये क्या है? बी एन जो है ये निकलेगा आपका डी बाय डी आर ऑफ ए एन आर। आपको याद होगा कि डेरिवेटिव मेथड में हम क्या करते थे, हम कहते थे कि जो हमारा कोफिशिएंट है रेकरेंस रिलेशन, उसमें हम सॉल्यूशन पुट नहीं करेंगे आर का, बल्कि उसको आर का वेरिएबल बना देंगे, कांस्टेंट की बजाय उसको वेरिएबल बना देंगे, एंड देन इसको कैलकुलेट करेंगे आर इज इक्वल टू आर वन पे। सो दिस इक्वेशन जो आपको बॉक्स के अंदर नजर आ रही है, इसको ऑप्शन कहता है सीरीज फॉर्म ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन व्हेन द रूट्स आर रिपीटेड, जब आपका आर वन और आर टू सेम हो। ठीक है? और और दूसरा जो है वो पॉसिबिलिटी होती है जो कि अभी हमने देखा, कि रूट्स डिफरिंग बाय पॉलिनोमियल, सॉरी इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, मतलब आर वन माइनस आर टू जो है वो नॉन जीरो इंटीजर होगा। जीरो हो जाए फिर तो रिपीटेड रूट ही बन गया ना। इस केस के अंदर आपको याद होगा फ्रॉम डेरिवेटिव मेथड, अगेन आप पिछले सेशन में जाएं, वहां हमने इसको डिराइव किया था, इस केस को भी। ये जो सेकंड सॉल्यूशन होता है वो होता है डेल बाय डेल आर, आर माइनस आर टू टाइम्स वाई जी ऑफ आर, और इसको आप कैलकुलेट करते हो आर इज इक्वल टू आर टू पे। तो इसी को लिखने का यानी इसी को इस्तेमाल करके अगर आप रिडक्शन ऑफ ऑर्डर करें, यूजिंग रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, तो इस सोल्यूशन की एक फॉर्म लिखी जा सकती है लॉगरिथमिक फॉर्म, और वो होती है एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे आप y1 के साथ, और log z
प्लस जी पावर R2 और n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी Bn Zn। वही फॉर्म है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि जो पहली टर्म थी, ये वाली टर्म थी, इसके साथ एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, सी इज एनी कांस्टेंट विच इज नॉट जीरो। मैं सकता हूँ। एंड देन जो बी एन है, ये अच्छा, अगेन आपके हो पास क्या? जो है, वो क्या आता है, बी एन इज अगेन इक्वल टू डी बाय डी आर ए एन ऑफ आर। अब इस दफा आर जो है वो R2 के बराबर हो। तो ये है खुलासा जो सीरीज फॉर्म कहलाता है। यानी ये फार्मूला आप चाहें तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपने करना क्या होगा, आपके पास जो ओडीई आएगी, ठीक है, उस ओडीई में आपने रिकर्सन रिलेशन बनाना है ए एन, और उसको आर का वेरिएबल रखना है, आर की वैल्यू नहीं पुट करनी। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, आपको y1 सोल्यूशन चाहिए, और आपको R1 एंड R2 चाहिए, जो इंडिशियल इक्वेशन से निकलेगा। यानी अगर आपने इंडिशियल इक्वेशन बना ली है और आपने रेकरेंस रिलेशन बना लिया है, तो आप दोनों सॉल्यूशन इन दो फार्मूलों में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। अपना y1 पुट करें, R1 R2 पुट करें, bn जो है वो बेसिकली डेरिवेटिव है रिकर्सन रिलेशन का एट दोज पॉइंट्स, तो वो डेरिवेटिव पुट करें, तो आपका सोल्यूशन ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। यानी अगर आप इन फार्मूला को रटा मार लें, तो आपको वो पूरा मेथड जो पीछे हमने किया है वो भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये फार्मूला तब निकलेगा जब आप रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का मेथड लगाओगे। इसलिए मैंने वो एग्जांपल के जरिए पहले आपको समझाया है कि वो किस तरह से फॉर्म बनती है। अगर आप गौर करें, तो जो मेरा ये वाला सोल्यूशन है y2 का, ये बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। देखें, y1 हमारा क्या था, z। याद है y1 हमारा क्या था, z। तो y1 के साथ अब आप नीचे इस फार्मूले को देखो, हमारा सेकंड केस था। सेकंड केस के अंदर इस फार्मूले से आप निकालते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा y1 जो था मेरी एग्जांपल में, वो z था, R2 मेरा क्या था, 0, और ए एन की भी एक फॉर्म थी विच वाज an+2 n स्क्वायर ओवर n+1 n+2 और an, आई थिंक यही थी। ठीक है, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इस तरह की फॉर्म थी। तो इसके अंदर हमने क्या किया था, आर पुट कर दिया था। तो आपने आर पुट नहीं करना। चलो मैं वापस जाता हूँ और वो रिकर्सन रिलेशन पीछे से निकाल लाता हूँ। इस इक्वेशन को देखें आप जरा, इस इक्वेशन, बल्कि इसको भी नहीं, आप इस इक्वेशन को देखें जो हमारी, जहां से हमने कोएफिशिएंट कंपेयर करना शुरू किए थे। तो इसमें आर मौजूद है, तो ये आर की वैल्यू आपने पुट नहीं करनी। यहाँ पे हमने आर इक्वल टू 1 पुट कर दिया था ना, तो आर की वैल्यू पुट नहीं करनी। जो भी आर है उसको एज इट इज लिख लेना है, और रिकर्सन रिलेशन आपका जब आएगा ये वाला, तो उसमें आर की वैल्यू पुट नहीं करनी, उसमें आर मौजूद होना चाहिए। दैट विल गिव यू ए एम ऑफ आर, उसकी एक सादा सी फॉर्म बना के। तो वो जो ए एम ऑफ आर होगा या ए एन ऑफ आर होगा, आपने वो आपने फिर यहाँ पे पुट करना है, बी एन निकालना है, और उस बी एन को यहाँ पुट करना है, R2 को यहाँ पुट करना है। तो ये अब आपकी एक्सरसाइज है, आप इसको प्रूफ करेंगे। मैंने इसको किया है रफ में, लेकिन आप अब इसको खुद प्रूफ करें। तो जब मैं y2 लिखूंगा, तो आप देखेंगे कि c जो है ना, इस केस में 1 होगा। तो अब y2 c को 1 पुट करें, y1 मेरा z है, log z वैसे ही आ गया, और R2 मेरा 1 है, तो ये 1 आ गया। तो सीरीज जो है ना वो आपको 1 देती है। रिकर्सन रिलेशन का जो डेरिवेटिव है वो आपको 1 देगा। तो आपका ये सोल्यूशन बनेगा जो अभी हमने एग्जांपल में सोल्यूशन बनाया है। यानी ये मैं डायरेक्ट मेथड अब बता रहा हूँ कि अगर आप लोग y1 निकाल लो, R2 निकाल लो और रिकर्शन रिलेशन निकाल लो, तो उससे आप ये सारा कुछ जो है वो बना सकते हो। यानी अगर ये कांस्टेंट मैं c इज इक्वल टू 1 ना भी लूँ, तो आप सिंपल कांस्टेंट c लिख के भी सोल्यूशन लिखेंगे तो वो सेम होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन अभी नहीं हम बना रहे। तो आपने देखा कि इन इक्वेशंस को अगर आप याद कर लें, तो आपका काम जो है वो आधा रह जाता है। आपको बार बार रिडक्शन ऑफ ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा। आप एक ही दफा जनरल इक्वेशन जो ओडी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, उसका रिडक्शन ऑफ ऑर्डर उस पर लगा के, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हुई है पहले वाली दोनों इक्वेशंस, ठीक है, ये वाली, सिर्फ अपने रूट्स को देखते हुए, नेचर ऑफ रूट्स को देखते हुए आप
ये दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करके सोल्यूशन बना सकते हो। ये बात आपको समझ में आई है जो मैंने अभी की है? तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए तीन चीजें चाहिए दोनों सोल्यूशन निकालने के लिए। पहली चीज आपको चाहिए फर्स्ट सोल्यूशन, और फर्स्ट सोल्यूशन निकालने के लिए आपको चाहिए लार्जर रूट, और स्मॉलर रूट दोनों निकल आएंगे इंडिशियल इक्वेशन से। और तीसरी चीज आपको चाहिए रिकर्सन रिलेशन, जो कि वेरिएबल होना चाहिए, उसमें आर पुट नहीं करना आपने, क्योंकि उसका डेरिवेटिव लेना है आपने। तो अगर ये तीन चीजें आप निकाल लें तो उन तीनों चीजों से आप y2 जो है बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रूट्स, रिपीटेड रूट्स या फिर इंटीजर डिफरेंस के साथ रूट आ रहा है। अगर आपका डिफरेंस जो है वो नॉन इंटीजर के तौर पे आ रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा, दोनों रूट्स में लेट से 1/2 का डिफरेंस है, तो उस केस के अंदर आप दोनों रूट्स फ्रोबेनियस सीरीज से ही निकाल लेते हैं। उसमें फिर आपको इस मेथड, इन इन मेथड्स की तरफ भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो दो केसेस होते हैं, इनके अंदर सेकंड सॉल्यूशन नहीं निकलता फ्रोबेनियस सीरीज से, तो इन केसेस के लिए आप इन फार्मूलों को इस्तेमाल किया करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? तो चले मैं आप इसको ना समराइज कर देता हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा मैंने बातें की हैं तो शायद समझ ना आ रही हूँ। सो लेट्स राइट द समरी ऑफ व्हाट आई हैव सेड। यानी अभी तक चूंकि हमने अब इस चैप्टर में से निकल जाना है, और हमने नेक्स्ट यानी ये चैप्टर था, बल्कि इसको बोलते हैं समरी ऑफ सीरीज मेथड। तो जो पूरा सीरीज मेथड हमने दोहराया है, 3-4 लेक्चर्स लगा के किया है, उसकी उसकी समरी में पेश कर रहा हूँ। सीरीज मेथड क्या होता है? सीरीज मेथड में अगर आपके पास फर्ज करें, आपके पास जो इक्वेशन है वो इस तरह से लिखी हुई है, टाइम्स वाई, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ओडीई है। ठीक है, स्टैंडर्ड ओडीई। इसको हमने करना है सॉल्व। तो सीरीज मेथड ये कहता है, अब ये स्टेप बाय स्टेप चीजें चलाते हैं। सबसे पहले आपने चेक करना है कि पीजी, सबसे पहले आपने चेक करना है, चेक ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स। सबसे पहला काम आपने ये करना होगा कि आपने ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स चेक करने होंगे जब भी आपको इस तरह का सवाल सीरीज मेथड का आएगा। ठीक है ईमान, हाँ यहाँ पे वाई प्राइम आएगा, सॉरी टाइपो था। तो चेक ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स, तो इसकी बुनियाद पे दो केसेस बनेंगे। ठीक है, केस वन। केस वन आपका बनेगा ऑर्डिनरी पॉइंट। लेट से आपका जो सोल्यूशन आपने निकालना है वो ऑर्डिनरी पॉइंट पर निकालना है। ऑर्डिनरी पॉइंट पे निकालना है तो आप सिंपली पावर सीरीज लगाएंगे। पावर सीरीज, यूज पावर सीरीज अराउंड योर पॉइंट। सो लेट से मैं पॉइंट का नाम जो है वो जी नॉट रख रहा हूँ। तो पावर सीरीज कहती है कि वाई जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जी माइनस जी नॉट टू द पावर एन। आमतौर पे जी नॉट जीरो होता है, ना भी जीरो हो तो आप इसको जीरो बना सकते हो बाय सम चेंज ऑफ वेरिएबल, तो उससे जरा इसकी सादा फॉर्म आ जाती है, जी नॉट को जीरो ले लें तो। लेकिन अभी मैं जनरल सोल्यूशन लेकर हूँ। ठीक है, तो पहला केस आ गया ऑर्डिनरी पॉइंट्स का। फर्ज करें अब आपका पॉइंट जो है वो ऑर्डिनरी नहीं है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर में अगर वो रेगुलर सिंगुलर है, और वो आपको पता है कैसे चेक करना है। अगर आपका पॉइंट रेगुलर सिंगुलर है, इरेगुलर नहीं है, यानी एसेंशियल सिंगुलैरिटी नहीं है, नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी है इक्वेशन में, तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे? फ्रोबेनियस सीरीज यूज करोगे। यूज फ्रोबेनियस फ्रोबेनियस सीरीज। पावर सीरीज ही होगी, लेकिन उसको बेसिकली एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पावर सीरीज कहते हैं फ्रोबेनियस सीरीज को। तो इसको आप लिखेंगे वाई जी, अब मैं जी नॉट को जीरो ले रहा हूँ, लेट जी नॉट इज इक्वल टू जीरो। चाहे तो आप जनरल सोल्यूशन भी लिख सकते हो, लेकिन कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी टू द पावर आर एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। तो आपने देखा कि आपने एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे।
तो अब आप इस मेथड से इसको सॉल्व करोगे फ्रोबेनियस सीरीज से। जब आप ये सोल्यूशन पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी इंडिशियल फाइंड। इस केस में आप फाइंड करेंगे इंडिशियल इक्वेशन एंड रिकर्सन रिलेशन या रेकरेंस रिलेशन। तो ये दो चीजें आप फ्रोबेनियस मेथड से निकालते हो। जो इंडिशियल इक्वेशन होगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और ये आपको दो रूट्स दिया करेगी। तो अगला स्टेप होगा चेक रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन। अगली सारी कहानी इस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इनके ना थोड़े नाम चेंज कर देता हूँ, मुझे नामों से थोड़ा सा वो होता है। इसको आप समझ लें ये फर्स्ट पॉइंट था, और इसको आप समझ लें सेकंड पॉइंट था। पहला पॉइंट तो जनरल पॉइंट है ना, वो तो हर जगह ही आपके पास होगा, वो तो आपने करना ही करना है। अब दूसरे केस के फिर आगे तीन केसेस बन जाएंगे, क्योंकि जब आप रूट्स चेक करेंगे दोनों तो उनमें तीन केसेस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा केस वन रूट्स के हवाले से। केस वन जो है वो आपका वो ये होगा कि लेट्स से टू रूट्स डिफर बाय नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इंटीजर नहीं आ रहा। तो फिर आप बोथ सॉल्यूशंस जो हैं वो निकाल लेंगे। बोथ सॉल्यूशंस कम फ्रॉम फ्रोबेनियस मेथड। दोनों जो है वो फ्रोबेनियस मेथड से सॉल्यूशन निकाल लेंगे आप। केस टू, फर्स्ट करेंगे दोनों रूट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड रूट्स। इसका मतलब है दोनों रूट्स इक्वल हैं, सेम है। तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट सॉल्यूशन आपका निकलेगा फ्रोबेनियस मेथड से, और वो लार्जर रूट्स वाला होता है आमतौर पे। तो ये आपने चेक कर लेना है, दोनों रूट्स को चेक कर लें, हो सकता है दोनों से निकल आए, लेकिन एक सॉल्यूशन जो है फर्स्ट सॉल्यूशन फ्रोबेनियस से निकल आएगा। सेकंड सॉल्यूशन, उसके लिए फिर हमने मेथड पढ़े थे, तीन मेथड पढ़े थे। पहला मेथड है रॉन्स्कियन मेथड, दूसरा मेथड है डेरिवेटिव मेथड, तीसरा मेथड है लॉगरिथमिक मेथड, जिसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ऑप्शन ने इसको सीरीज फॉर्म कहा है तो मैं भी इसको सीरीज फॉर्म ही कह देता हूँ। इसी को रिडक्शन ऑफ ऑर्डर भी कहा जाता है, और इसी को लॉगरिथमिक फॉर्म भी कहा जाता है। ये सारे इसी के नाम है। ऑप्शन ने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया था, इसीलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। ठीक है, तो ये सेकंड सॉल्यूशन के मेथड आ जाएंगे। और इसी तरह से अगर आपके पास अ, चले तीसरा केस, केस ही लिख देता हूं मैं। तीसरा केस, फर्ज करेंगे आपके जो रूट्स हैं वो इंटीजर से डिफर कर रहे हैं, डिफर बाय एंड इन नॉन जीरो इंटीजर, ए नॉन जीरो इंटीजर। उनका जो फर्क है वो एक नॉन जीरो इंटीजर है, यानी वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो उस केस में भी आप वही मेथड यूज करोगे जो आपने सेम एज केस टू, लेकिन इक्वेशंस जो है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर जो इक्वेशन बनेगी सीरीज मेथड की या डेरिवेटिव मेथड की, वो ये होगी, y2 इज इक्वल टू y1z log z प्लस z टू द पावर r1 समेशन n bn zn, वेयर bn जो है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ an विद रिस्पेक्ट टू r एट r इज इक्वल टू r1। इसमें रिपीट इंटीजर डिफरेंस के अंदर क्या आएगा, y2
एक कांस्टेंट सिर्फ मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा कर देना, cy1 log z प्लस z टू दी r2 और समेशन ओवर n बी एन जी एन, और बी एन जो है वो आपका दैट विल बी डी ए एन ऑफ r बाय r, और ये निकालना है आपने r इक्वल टू। ठीक है, तो खुलासा लंबा हो गया, लेकिन मतलब पूरा चैप्टर इसके अंदर कवर हो गया है समरी के अंदर। तो समरी इसकी काफी लंबी हो गई है, राइट। इक्वेशन इक्वेशन में फिर आपने चेक करने हैं पॉइंट्स। ऑर्डिनरी पॉइंट है तो फिर तो कहानी बड़ी आसान है, पावर सीरीज लगाओ, दोनों सोल्यूशन निकल आए। लेकिन अगर सिंगुलर पॉइंट है और वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, यानी इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं है, तो फिर फ्रोबेनियस सीरीज से एक सोल्यूशन आएगा, और दूसरा सोल्यूशन जो है वो ये जो मैंने मेथड यहाँ लिखे हुए हैं वहां से निकलेगा। एंड देन ये तीनों केसेस उसके जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीजें अगर आप इनको समराइज करके अपने पास लिख लें एक पेज पे, तो ये आपको बाद में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ तक जो हमारी डिस्कशन हुई है, ये सारी हुई है पॉलिनोमियल सॉल्यूशन के हवाले से। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आप बता दें, इफ नॉट देन मैं पॉलिनोमियल सॉल्यूशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसमें मैंने सॉल्व कुछ नहीं करना, लेकिन वो सिर्फ एक कमेंट है। वो कमेंट इसलिए करना जरूरी है कि अ, वो इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा जब आप इन्फिनिट सीरीज नहीं लेते, फाइनाइट सीरीज लेते हैं तो। सो एनी क्वेश्चन सो फार, या कोई डिस्कशन? चलें, अगर नहीं है तो फिर एक कमेंट जो है वो पॉलिनोमियल सॉल्यूशन के ऊपर। ये अब हम बाहर निकल आए हैं ऊपर वाले केस से। तो पॉलिनोमियल सॉल्यूशन जो है ना, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा खास तौर पे क्वांटम मैकेनिक्स में। क्यों होगा वो, मैं उसकी रीजन बड़ी लंबी है, लेकिन मैं उस पर जाऊंगा नहीं। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेसिस से, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में वेक्टर स्पेसिस को टच करेंगे हम। वहां पे हम हिल्बर्ट स्पेसिस की बात करते हैं। हिल्बर्ट स्पेसिस इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेसिस होती हैं। तो अगर आपकी स्पेस जो है जिसके अंदर आप सोल्यूशन निकालना चाहते हैं इक्वेशन का, वो इन्फिनिट डायमेंशनल है, फिर तो आप फ्रोबेनियस मेथड लगाएं, पावर सीरीज मेथड लगाएं, चल जाता है, क्योंकि उसमें आप इन्फिनिट सीरीज ले रहे होते हैं। लेकिन जो रियल सिस्टम्स होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक स्पिन हाफ सिस्टम है, राइट। अगर एक इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, वो एक स्पिन हाफ होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसकी दो स्पिन पॉसिबल होती हैं, टू लेवल सिस्टम है। ठीक है, तो स्पिन हाफ का जो पार्टिकल होता है वो एक टू लेवल सिस्टम होता है। जिन लोगों को स्पिन का नहीं पता, आप फर्ज कर लेंगे ये कोई हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, या लेजर में जो आप टू लेवल थ्री लेवल सिस्टम स्टडी करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, या ये मिसाल मैं दे रहा हूँ उसमें से क्वांटम मैकेनिक्स में। तो टू लेवल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपकी जो सीरीज है, जब आप उसको लिखते हो अपने वेव फंक्शन को, अगर आप लोगों को याद हो, तो आप उसको यूं लिखते हो, समेशन ओवर एन ए एन फाई एन। वो पावर सीरीज ही होती है ना एक तरह की, लेकिन बस पावर नहीं उसमें लेते, उसमें हम सीरीज ऑफ बेसिस स्टेट्स ले लेते हैं, यानी इसको आप बोलते हैं बेसिस, और इसको आप बोलते हैं आपका जो वेव फंक्शन है, जो इवॉल्व होता है टाइम के साथ, स्टेशनरी वेव फंक्शन है। तो अब आप देखेंगे इसमें एन इज इक्वल टू, इन जनरल इन प्रिंसिपल तो ये जीरो टू इन्फिनिटी जाता है। तो अगर जब आप इस सॉल्यूशन को श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वो एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, आप उसको सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी के साथ। लेकिन मसला ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो बेसिस है वो सिस्टम पर डिपेंड करती है। तो अगर आपका सिस्टम टू लेवल है, तो इसका मतलब आपके पास या फाइव वन पॉसिबल है या फाइव टू पॉसिबल है। तो आपके पास तो इन्फिनिट स्टेट्स आ ही नहीं रही। तो इस केस में जब मैं फाइव वेव फंक्शन लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा एन इज इक्वल टू वन टू टू ए एन फाइव एन। तो ये तो इन्फिनिट सीरीज रही ही नहीं। तो ऐसे केसेस के अंदर जो आपका सोल्यूशन आता है ना, उसको पॉलिनोमियल सोल्यूशन बोलते हैं। और आप देखेंगे कि जितने भी फिजिकल सिस्टम होंगे आपके फिजिक्स के अंदर, जितनी भी आप स्टडी करेंगे, वो हमेशा फाइनाइट सिस्टम होंगे, इन्फिनिट सिस्टम नहीं होंगे, उनके अंदर इन्फिनिट लेवल्स नहीं होंगे।
ठीक है ना। क्लासिकली भी आप देख लें तो हाइड्रोजन के इन्फिनिट लेवल्स नहीं आप लेते जब आप उसका स्पेक्ट्रम वगैरह देखते हैं, या लेजर को देख लें, मतलब जितने भी सिस्टम आप सॉल्व करेंगे फिजिक्स में मोस्टली वो फाइनाइट होंगे। तो उस केस में जब आप सीरीज लिखा करेंगे तो वो इन्फिनिट सीरीज नहीं हुआ करेगी, वो फाइनाइट सीरीज हुआ करेगी। तो उस केस के अंदर जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो आप फाइनाइट सीरीज की फॉर्म में लिखेंगे। सो इन दिस केस, इन केस ऑफ ए फाइनाइट सिस्टम, जो आपका जो पावर सीरीज होगा वाई जी, वो आप लिखा करोगे जी टू द पावर, ये फ्रोबेनियस सीरीज ही मैं लिख रहा हूँ, n इज इक्वल टू 0 टू, अब इंफिनिटी नहीं आएगा बल्कि n आएगा, वेयर n कैन बी योर, n इज द नंबर ऑफ स्टेट्स। चलो मैं लिख देता हूँ, विद n स्टेट्स, उस सिस्टम के n स्टेट्स हैं या लेवल्स हैं, तो उस केस के अंदर आप इन्फिनिट सम नहीं लिखोगे, और आपकी सीरीज जो है वो अब ये बना करेगी। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं पॉलिनोमियल सॉल्यूशन, बस इतना सा फर्क है। और इसकी फिर डिटेल डिस्कशन जो है वो हम करेंगे जिस वक्त हम हिल्बर्ट स्पेसेस में जाएंगे या वेक्टर स्पेसेस में जाएंगे, और फिर वहां से क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे, तो वहां इसकी कुछ ज्यादा तफसीली डिस्कशन आ जाएगी। मैं सिर्फ मेंशन ये करना चाहता था कि ये सेम मेथड आप लगा सकते हैं। अब आमतौर पे आपको बाज़ औक़ात ऐसे सवालात आया करेंगे कि आपके पास एक इक्वेशन आएगी और वो बोलेगा कि जी बताएं कि ये इक्वेशन जो है इसका पॉलिनोमियल सॉल्यूशन अगर हो तो वो किस तरह का होगा, या इसका पॉलिनोमियल सॉल्यूशन निकालें। तो ऑप्शन के अंदर एक एग्जांपल दी हुई है, मिसाल के तौर पे वो मैं मेंशन कर देता हूँ। तो ये एग्जांपल है वाई डबल प्राइम माइनस टू जी। ठीक है, फर्ज करें कि एक एग्जांपल है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वाई डबल प्राइम माइनस टू जी वाई प्राइम, और इसके साथ जो है वो क्या आ रहा है, प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू जीरो, लेमडा वाई। तो वो कहता है कि जी क्वेश्चन ये करता है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लेमडा डज द इक्वेशन possess a polynomial solution, find a solution for lambda is equal to 4। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करते हैं, आप सेम मेथड अप्लाई करते हैं, पावर सीरीज इसमें सॉल्यूशन में पुट करते हैं, और आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? मुझे मैसेज आ रहा था कि स्क्रीन पॉज हो गई है। अच्छा, नजर आ रही है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को आप सॉल्व कर लें। ठीक है, इसमें वो कहता है कि जी आप लेमडा की वैल्यू निकालें किस लेमडा पे ये पॉलिनोमियल सॉल्यूशन देती है, और फिर इसको लेमडा इज इक्वल टू 4 के ऊपर सॉल्व भी करें। तो ये हॉब्सन की एग्जांपल है, इसको आप देख लें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो सिर्फ मैंने ये बताना था कि अगर आपके पास एक फाइनाइट सिस्टम हो तो तब भी आप पावर सीरीज मेथड लगा सकते हो, और उस पावर सीरीज मेथड के जरिए जो सोल्यूशन निकलता है वो पॉलिनोमियल सोल्यूशन है। पॉलिनोमियल इसलिए कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल फाइनाइट टर्म्स होती है ना, पॉलिनोमियल के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है लेकिन उसके अंदर फाइनाइट टर्म्स होती हैं, तो इसलिए इसको पॉलिनोमियल सॉल्यूशन भी बोला जाता है। ऑलराइट, सो यहाँ तक ही हमारा आज का लेक्चर है। ये जो खुलासा मैंने पेश किया है इसको हमने समझने की कोशिश की है पिछले 3-4 लेक्चर्स में, और अब नेक्स्ट सैटरडे से हम जो है वो चैप्टर 17 जो है, यानी इनको सॉल्व करने का जो आइगन फंक्शन मेथड है जो ज्यादा इस्तेमाल होगा फिजिक्स में, चैप्टर 17 ऑप्शन का, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और आइगन फंक्शन मेथड जो जिसके साथ फिर वेक्टर स्पेसेस और इस तरह की चीजें भी लिंक करती हैं उसको हम स्टडी करेंगे। ओके, सो एनी क्वेश्चन और एनी डिस्कशन? कोई सवाल नहीं है? चलो फिर मीटिंग को खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया जो लोग अभी तक मौजूद हैं।
नेक्स्ट सैटरडे फिर हम अपना नेक्स्ट सेशन करेंगे।